नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अभी हमारा ये शब्द शक्ति का प्रकरण चल रहा है, इसके पहले दो शब्द शक्ति हम पढ़ चुके हैं, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति हो चुकी है इसके पहले। तो आज का हमारा तीसरा जो ये क्लास है, ये व्यंजना शब्द शक्ति है। यानी शब्द शक्ति के दो रूप को हम समझ लिए हैं। आज तीसरा देखेंगे कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या है। जो किसी काव्य पंक्तियों में हम जो है निहित शक्तियों को पहचानते हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति किन पंक्तियों में देखने को मिलता है या कैसे पहचानते हैं, आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति परिभाषा क्या होती है। तो यानी जहाँ पर अभिधा और लक्षणा नहीं हो, कोई अन्य अर्थ देखने को मिले, वहाँ पर व्यंजना होगी। तो लिखा जा सकता है कि जिस काव्य में अभिधा लक्षणा के आधार पर अर्थ अस्पष्ट न होकर अन्य रूप में अर्थ व्यक्त हो, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि जहाँ अभिधा और लक्षणा ये दोनों नहीं हो, बल्कि कोई अन्य अर्थ के आधार पर जो है किसी काव्य पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो, वहाँ पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अर्थात किसी भी व्यक्ति का अपनी सुविधा अनुसार कार्य को अलग अलग रूप से करना। जैसे इसको हम ये भी कह सकते हैं, संकेत या इशारा सामान्य सा है। संकेत या इशारे पर कोई कार्य हो, वहाँ पर भी जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जैसे अगर कोई माँ अपनी बेटी को देखते हुए उसे यह संबोधित करे कि अरे 4 बज गए, ऐसे कहे कि अरे 4 बज गए। अब जो कार्य उससे कराना है, उस कार्य को ना कह के केवल इतना कहे कि अरे 4 बज गए, अर्थात वो बच्ची समझ जाएगी कि हमको जो है 4 बजे शाम को कोई काम करना था। उसको वो जो है संकेत दे रही है, इशारा कर रही है उनकी माँ। इतने में वो बच्ची या वो लड़की या उस घर के दूसरे सदस्य समझ जाते हैं कि मुझे 4 बजे कोई काम करना था। तो यहाँ पर भी जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। दूसरा उदाहरण एक और देख लीजिए। जैसे 9 बज गए, परिवार का कोई सदस्य, दोस्त मित्र, कार्यालय का सदस्य अगर आपको यह इशारा कर रहा है कि 9 बज गए, यानी सुबह के 9 बजे, अगर घर का कोई सदस्य अपने बच्चे को इशारा कर रहा है कि 9 बज गए, ये स्कूल की बस आ रही है, या स्कूल का समय हो गया, कब जाओगे, तुम गप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। या किसी व्यक्ति को ऑफिस कार्यालय जाना है, उनके घर के लोग जो है अगर ये इशारा कर रहे हैं कि 9 बज गए, यानी 10 बजे आपको दफ्तर में पहुंचना है, तो वहाँ पर भी जो है यह अनुभूति हो जाती है कि जो है अब ये हमको कार्य कर लेना चाहिए। तो इस रूप में ये जो मैंने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का
अपने सुविधानुसार कार्य का अलग अलग तरीके से करना, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे घर के जो है शाम के समय के कार्य करने हो, चाहे किसी कार्यालय में जाना हो। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि यह उदाहरण जो है क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है, जहाँ किसी एक वाक्य के आधार पर यह इंगित हो जाए कि मुझे यह कार्य करना है, भले से उस वाक्य में वह सीधा सीधा रूप नहीं दिखाई दे, लेकिन वह यह इंगित करे कि 9 बज गए यानी हमको स्कूल जाना चाहिए, माँ अपने बच्चे से कभी करे शाम हो गई तो फिर हमें यह कार्य कर लेना चाहिए, रसोई का काम करना चाहिए। अब देखिए हम व्यंजना शब्द शक्ति के भेद पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है ये। तो इस प्रकार से जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में ऐसे शब्द देखें तो आप टिप्पणी में, काव्य सौंदर्य में, साहित्यिक सौंदर्य में यह लिख सकते हैं कि यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद, जैसा कि अभी लक्षणा में आपने पढ़ा था, अभिधा में नहीं होता लेकिन व्यंजना और लक्षणा में होता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के जो है इस शक्ति के 2 भेद होते हैं, एक होता है शाब्दिक व्यंजना और दूसरा होता है आर्थिक व्यंजना। अब इसकी परिभाषा एकदम आसान है। जहां पर व्यंग्यार्थ, देख लीजिए, जहां पर व्यंग्यार्थ शब्द पर आश्रित हो, और यहां पर देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जहां पर व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित हो, यानी यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना में जो है यह देखना है कि व्यंग्यार्थ जो है शब्दों पर, यहाँ पर शब्दों के आधार पर अर्थ स्पष्ट होते हैं, और यहाँ पर किसी काव्य पंक्ति की अर्थ पर, शाब्दिक और अर्थ, यानी यहाँ पर शब्दालंकार कहा जा सकता है, यहाँ पर अर्थालंकार कहा जा सकता है। अब देखिए शाब्दिक व्यंजना में क्या है, व्यंग्यार्थ शब्द पर कैसे आश्रित होता है कि एक ही शब्द में जो है 2-3 अर्थ छिपे होते हैं, और यहाँ शब्द के आधार पर नहीं बल्कि उस अर्थ जो है शब्द का जो काव्य की जो आशय होते हैं, जो उसका अर्थ होता है, उस पर जो है निर्भर होता है उसके रूप को। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माने। पहली लाइन में मैं नहीं लिख रहा हूँ, दूसरी पंक्ति से लिख रहा हूँ, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी एक शब्द पर जो है व्यंग्यार्थ अस्पष्ट है। एक शब्द में 3 व्यंग देखने को मिलने हैं। पानी शब्द का अर्थ किसके किसके रूप में है, मोती के रूप में है, मनुष्य के रूप में, सम्मान में, और चून मतलब आटे के रूप में। मोती यहाँ पर क्या है, यानी आभूषण, यहाँ आभूषण के रूप में है, और यहाँ मनुष्य के सम्मान, और यहाँ आटे के संदर्भ में है। तो एक ही शब्द के 3 और अर्थ हैं। दूसरा और भी कहा जा सकता है, एक और बहुत सारे उदाहरण जैसे हैं कि चरण धरत चिंता करत भावत निग्न सोर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो दूसरी पंक्ति को देखा जाए, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। स्वर्ण देखो, एक है सुंदर अक्षर कवि के रूप में, एक है सोना सुंदर स्त्री व्यभिचारी यानी कामी, कामना के वशीभूत व्यक्ति को, और एक है सोना, चोर को किसकी तलाश होती है, सोने को। तो एक शब्द के 3-3 अर्थ रूप जो है अपनी सुविधा के अनुसार
रखे जा सकते हैं, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ अर्थ पर अस्पष्ट हो, आधारित हो, उस पर आश्रित हो, वहाँ पर क्या होता है, आर्थी व्यंजना होता है। जैसे अभी लिखा हमने कि नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। अलिकल ही सो, अलिकल ही सो बंध्यो रहो, आगे कौन हवा। अब ये जो है मिस्टर बिहारी जी, हमारे कविवर बिहारी जी ने लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास इह काल, अलिकल ही सो बंध्यो रहो। राजा जयसिंह जब नवविवाहित अपनी महारानी के साथ या अपनी रानी के साथ जो है महल से बाहर नहीं आ रहे थे, उन्हीं के साथ भोग विलास में थे, तो उनको बाहर बुलाने के लिए बिहारी जी ने एक बहाना किया, एक व्यंग भरा एक संदेश भेजा। स्पष्ट रूप से शब्दों पर बात नहीं कह पा रहे थे, उन्होंने अपने राजा को सजग करने के लिए कि आपकी प्रजा परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, खाने के लिए मरे उसकी व्यवस्था जो है नहीं सही चल रही है, तो उन्होंने लिखा, फूल को सूंघने के लिए राजा को भेजा, और उस पुष्प में जो है एक पत्र लेकर के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास काल। अगर आप इस प्रकार से अगर इस पराग यानी इस फूल के सुगंध को लेते रहे तो हमारे राज्य का विकास नहीं होगा, और इसलिए हमें जो है अलिकल ही से बंधे रहे। अगर हम इसी कली में इसी पुष्प की सुगंध लेते रहे तो जो है आगे क्या होगा। यानी उन्होंने उस कली को, उस फूल को सुगंध लेने के बहाने उस रानी के प्रेम से थोड़ा सा दूर रहने के लिए उन्होंने ये जो है सजग संदेश भेजा। तो यहाँ पर एक शब्द में दूसरा अर्थ आश्रित के रूप में छिपा हुआ है। दूसरा है, कबीरदास ने लिखा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दुई पाटल के बीच में साबुत रहा बचा न कोई। तो कबीरदास जी कहना, जिस प्रकार से दो पत्थर के बीच में चक्की चलते हुए जो है अगर चलती है, तो उस दोनों पत्थरों के बीच में चक्की में जो अनाज होता है वो जो है एकदम उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो आटे के रूप में हो जाता है, या वो राख हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। और उसको देख करके जो है कबीरदास जी दुखी हो जाते हैं कि इस मनुष्य का जन्म लेने के बाद संसार में, माया रूपी संसार में मनुष्य जो है कभी सुखी नहीं रहता, वो ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता, यानी सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। तो अपने जो है जीवन और अपने जीवन के साथ साथ सांसारिक विषय वासना की चक्की में फंस जाता है और वो ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता। तो कहने का अर्थ यहाँ पर जो है एक शब्द में दूसरा अर्थ जो छिपा है वह व्यंग जो है उस अर्थ पर स्पष्ट होता है, और यहाँ पर व्यंग जो है शब्द के ऊपर स्पष्ट होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं जो शब्दा और अर्थालंकार के रूप में देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि शब्द शक्ति का यह प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो आज ये शब्द शक्ति का जो है आखिरी क्लास था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आप भी जो है इसको दोहराएं, अभ्यास करें। इसके आगे हम बहुत जल्द ही दूसरे वीडियो में दूसरे कालांश में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।